गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफी प्रॉब्लम्स अपन ने भी सॉल्व कर लिया, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मोशन इन अ प्लेन का। ये जो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के साथ प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि 12th क्लास के पोर्शन में काफी डिटेल में सर्कुलर मोशन लिया गया है, बट फिर भी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इसका रीजन बहुत सिंपल है। 11th क्लास पहले 12th क्लास के पोर्शन में ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशन आ चुका है 11th क्लास में, और ग्रेविटेशन को डील करने के लिए वी नीड सर्कुलर मोशन। कुछ बेसिक आइडियाज एंड नथिंग मोर देन दैट। उसी बेसिक आइडियाज को मैं डील कर लेता हूं एंड प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट ग्रेविटेशन के चैप्टर में आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। डेरिवेशन की तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। और एक टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम भी डिटेल्स 12th क्लास में, तो अभी उसको करने का कोई मतलब नहीं आता है, लेकिन सर्कुलर मोशन करने का रीजन है 11th क्लास के पोर्शन में जो ग्रेविटेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वेल, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। It means the particle is moving with uniform speed. Uniform speed का मतलब यह होगा that speed का मतलब होता है distance covered in unit time. That's the meaning of speed. तो से 1 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ उसने कवर किया 1 सेकंड में, तो दूसरे सेकंड में फिर से 1 सेंटीमीटर कवर किया उसने, तो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक बात समझ में आती है कि पार्टिकल जब पॉइंट P से पॉइंट Q पे जाता है, नाउ लेट्स सी व्हाट वी मीन बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, इट इज अ वेक्टर which is directed from the center of the circle to the position of the particle. Center of the circle to the position of the particle, that's the meaning of radius vector. तो अभी आप देखेंगे when the particle is at P, radius vector will be equal to OP. When the particle is at Q, the radius vector is equal to OQ. रेडियस वेक्टर का मतलब क्या होता है? इट इज अ वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर टू द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। P पर है तो रेडियस वेक्टर इज OP, यहां पे रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू OQ। तो जब पार्टिकल P से Q पर जाएगा तो प्रिसाइसली व्हाट हैपेंस, द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट द टर्म, इसको मैं रिफर कर रहा हूं एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। सो वेल, और एक बात, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज ओमेगा। This is not W, it is omega. Greek letter omega. Capital omega is this. The symbol which is used for ohm. ये ध्यान में रखेंगे, this is omega, this is capital omega. Do remember this. This omega को हम refer करते हैं as angular speed. Angular speed या angular velocity करके हम इसको refer करेंगे। इसका मीनिंग होता है एंगल डिस्क्राइब्ड, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। ये सब पोर्शन जो है टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 42 पे रिफर किया गया है। पेज नंबर 42।
इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 के सब डिटेल्स में वहां पे दिए गए। सो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। द डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम विल बी इक्वल। रेडियस वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द सेंटर टू द इंस्टेंटेनियस पोजीशन। आपका पार्टिकल जब पॉइंट P पर है तो मैं बोलूंगा रेडियस वेक्टर इज OP। when the पार्टिकल Q पर है तो रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू OQ। जब पार्टिकल P से Q पर आ रहा है द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यहां क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। बात वैसे हो वैसे। लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम एंड दिस इज एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। बात दोनों सेम ही है। वहां पर हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। Speed is distance traveled by the particle per unit time, and angular speed is what? The angle described by the radius vector per unit time. That's the meaning of it. दोनों के बीच में रिलेशन क्या देख लेते हैं, और दोनों के बीच में रिलेशन देखने से पहले एक और टर्म में इंट्रोड्यूस करता हूं। इसको आपको हर वक्त याद रखना है। T को बोलते हैं हम पीरियोडिक टाइम। T is what? Periodic time. And frequency n is number of revolutions made by the particle per second। पर सेकेंड या कभी पर मिनट भी रहता है, RPM बोलते हैं जिसको। और पीरियोडिक टाइम का मतलब है टाइम टेकन to complete one revolution। दोनों के बीच में फर्क समझ लीजिए। पीरियड टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज पीरियोडिक टाइम एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड पर सेकेंड उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बोलता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 RPS, RPS का मतलब क्या होगा? रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हर्ट्ज भी है, इज 10 हर्ट्ज। कैपिटल H स्मॉल z। फ्रीक्वेंसी अगर मैं देता हूं टू बी इक्वल टू 10 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या होता है? इट इज 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। यानी कितने रेवोल्यूशंस करेगा? 10 रेवोल्यूशंस करेगा एक सेकेंड में। दैट्स द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बोलता हूं कि पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो मतलब ये होता है कि 2 सेकेंड में एक रेवोल्यूशन करेगा। दैट्स द पीरियोडिक टाइम। लेट्स ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू नाउ। जैसे दोनों के बीच में रिलेशन अगर निकालना है तो मैं ऐसा बोलूंगा, T सेकेंड्स में एक रेवोल्यूशन हो गया तो एक सेकेंड में कितना होगा? एक सेकेंड में होगा 1/T एंड सो दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय डेफिनेशन। मैं रिपीट करो, देख लीजिए। एक सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन, T सेकेंड्स में एक रेवोल्यूशन हुआ तो एक सेकेंड में कितना होगा? 1/T एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड पर सेकेंड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू। तो ये स्पेशल रिलेशन याद रखेंगे, आगे भी डिराइव करेंगे द रिलेशन बिटवीन देम। देख लीजिए हाउ इट वर्क्स। इसको मैं फास्ट में रिवाइज कर लेता हूं। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने बोल दिया है। स्पीड उसकी कांस्टेंट है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड। डू रिमेंबर दिस? पर यूनिट टाइम एस इज द डिस्टेंस कवर्ड। ध्यान में रखेंगे आप।
तो रेडियस वेक्टर का मतलब है वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर टू द इंस्टैंटेनियस पोजीशन. OP is the radius vector, OQ is the radius vector. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जब पार्टिकल P से Q पर जाएगा तो एंगल कितना ट्रेस किया? थीटा. इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम. व्हाट इज V? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. यहां डिस्टेंस, एक जगह में अपन एंगल ले रहे हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू. सो पीरियोडिक टाइम का मतलब द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम. अगर मैं बोलता हूं कि पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड है, यानी एक चक्कर मारने के लिए उसको 2 सेकंड लगने वाला है. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड पर सेकंड. अगर मैं बोलता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज, तो मतलब यह होता है कितने चक्कर मारा उसने? 1 सेकंड में 10 चक्कर मार लिया उसने. दैट्स द मीनिंग ऑफ इट. और दोनों के बीच में रिलेशन हमने निकाल दिया. नाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, स्पीड एंड एंगुलर स्पीड कैसा करेंगे देख लीजिए आप. दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो v इज इक्वल टू व्हाट? अब एक चक्कर मारने के लिए उसको वक्त लगता है कैपिटल T, द पीरियोडिक टाइम. द पीरियोडिक टाइम इज व्हाट? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन को बोलते हैं पीरियोडिक टाइम. और जब वो एक चक्कर मारता है तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई r अपॉन T. एक चक्कर मारने के लिए वक्त कितना लग गया? कैपिटल T. डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई r. तो ये रिलेशन आपको मिल गया. और एक बात देख लीजिए, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी. एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए वक्त लग गया t, तो मैं बोलूंगा थीटा अपॉन टी इज एंगुलर वेलोसिटी. अब पूरा एक चक्कर अगर वो मारता है 2 मिनट के लिए, मान लीजिए, तो एंगल कितना ट्रेस किया उसने? 360 डिग्री. और 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस. 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. और वक्त कितना लग गया? कैपिटल T. सो इट्स वेरी क्लियर. डिस्टेंस, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक चक्कर मारने के लिए वक्त लगता है कैपिटल T. तो डिस्टेंस कितना कवर किया? इक्वल टू सर्कमफरेंस विच इज 2 पाई r अपॉन T. और ओमेगा कितना है? एंगल डिस्क्राइब्ड अपॉन टाइम, सो दैट इज 2 पाई. एक पूरा चक्कर मारने का मतलब यह होता है एंगल कितना ट्रेस किया उसने? 360 डिग्रीज. 360 डिग्रीज का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस अपॉन T. दिस इज व्हाट यू गेट. अभी आप देख लीजिए व्हाट आई विल डू. मैं इसको डिवाइड करता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं बाय r. दिस इज व्हाट इज बीन डन. और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन T अपॉन r. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो वही मिलेगा. और 2 पाई r अपॉन T इज इक्वल टू v अपॉन r. तो ये रिलेशन याद रखेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा. टू रिमेंबर दिस रिलेशन in a very simple way. v is equal to एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर किया? सर्कमफरेंस 2 पाई r अपॉन T. ये मिल गया आपको. ओमेगा कितना है? थीटा अपॉन T. एक चक्कर मारता है तो एंगल कितना डिस्क्राइब किया? 360 डिग्रीज. तो गेट द सेम रिजल्ट. 360 डिग्रीज का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस. तो दिस इज द रिजल्ट. तो ये स्पेशली याद रखेंगे, v is equal to r omega. To remember this, v is equal to what? r omega. याद रखेंगे इसको आप. v is equal to r omega. और एक बात, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क इज इक्वल टू r इंटू थीटा. v इज इक्वल टू r omega. आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा.
and linear velocity is equal to again r. r यहां पर सेम है, यहां पर क्या है, दिस इज इक्वल टू थीटा, और यहां पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. जैसे भी है v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड s इज इक्वल टू आर थीटा. टू रिमेंबर दिस, काफी जगह में उसको हम यूज करने वाले हैं. नाउ द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको मैं डिराइव नहीं करता अभी. आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ इट इज टू बी यूज्ड, और बाकी की बातें भी डिस्कस कर लेंगे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से a particle when it is moving in a straight path, it will continue to do so. रास्ता बदलने का सवाल ही नहीं आता है. लेकिन पार्टिकल अगर ऐसा टर्न अगर लेता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को उसने बदल दिया है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो डेफिनेटली आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा. विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट कैनॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज कंफर्म्ड. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से अ पार्टिकल एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एंड अनटिल सम फोर्स एक्ट्स ऑन इट. उसकी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो इट विल कंटिन्यू विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्ट्रेट पाथ में चलेगा, डायरेक्शन वेलोसिटी के बदलेंगे. इट कैन नेवर चेंज, डायरेक्शन वेलोसिटी कैन नेवर चेंज unless and until you apply force. तो डेफिनेटली ये पार्टिकल जो ऐसा चल रहा था, इट हैज टर्न्ड, सो द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस फैशन. अगर सर्कुलर पाथ अगर है, द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. इफ दिस इज सर्कुलर पाथ, पार्टिकल कैसा चल रहा था, इट वाज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ. ये उसका पाथ रहता था, डायरेक्शन बदल दिया उसने. डायरेक्शन बदलने का मतलब होता है कि फोर्स एक्ट कर रहा है. और अगर सर्कुलर पाथ है तो फोर्स कैसे एक्ट करेगा, अलोंग द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आपकी जो स्पीड है रिमेन्स सेम, बट व्हाट हैपन्स, डायरेक्शन चेंजेस. व्हाट हैपन्स, डायरेक्शन चेंजेस. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. फर्क समझ लीजिए, स्पीड सेम रहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, बट डायरेक्शन विल चेंज. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते बाय ए आर, द रेडियल एक्सीलरेशन. दिस इज v स्क्वायर अपॉन r अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. v के जगह में अगर मैंने r ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर लिया तो मुझे मिलेगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r. तो रेडियल एक्सीलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर. ये मिल गया. और एक बात, आर ओमेगा इंटू ओमेगा, आर ओमेगा का मतलब होता है v इंटू ओमेगा. दिस इज रेडियल एक्सीलरेशन. दैट्स इट. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल डिराइव नहीं करना है मुझे अभी. वी डोंट नीड दैट. 12th क्लास में डिटेल्स में कैसा उसको डिराइव करना है, लेकिन काम की बात ये समझना है आपको. अ पार्टिकल विच वाज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, अगर उसको आपने टर्न दे दिया along circular path, फोर्स बिना अप्लाई करके आप उसकी डायरेक्शन बदल ही नहीं सकते. आप विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स यू कैनॉट चेंज द डायरेक्शन. दैट इज वेरी क्लियर. डायरेक्शन बदलने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया along the radius towards the center which is f. रेडियल एक्सीलरेशन कितना आता है, it is along the radial acceleration. It is equal to v square upon r. This is equal to r omega square. That is equal to v omega. तो फोर्स कितना रहेगा, force will be equal to mass into radial acceleration
So force will be m v square upon r, which is equal to m r omega square, which is m v into omega. ये मिलेगा. That's it. अब इसको कैसे अप्लाई करना है? We shall definitely discuss with that. लेकिन डायरेक्शन बदलने के लिए you need to apply force. प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अभी 2-3 बातें मैं डिस्कस कर लेता हूं. जैसा लेट अस से कि आपने एक पत्थर को बांध दिया बाय स्ट्रिंग और उसको वर्ल किया इन अ सर्कुलर पाथ, तो व्हाट हैपेंस? ये अगर इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल है उसका, दिस इज द स्ट्रिंग, द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. खिंचाव तो आप डील करेंगे, बिकॉज आप देख लीजिए ऑन योर फिंगर यू कैन फील अ फोर्स. इसको जाने दीजिए आप, मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं इसको. से अ स्ट्रिंग इज हैंगिंग लाइक दिस, आप इसको टच करके देखो, उसको फोर्स यू कैन नॉट फील द फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग. लेकिन 1 kg का ब्लॉक जब आप अटैच कर दोगे यहां पर और इसको आप टच करेंगे तो यू कैन फील द टेंशन, यू कैन फील द फोर्स, you can feel the tension, you can feel the force definitely. So I think it's very clear. उसी तरीके से आपने पत्थर को धागे से बांध के ऐसा वर्क कर रहे हैं तो आपके फिंगर के ऊपर you can feel a force which is directed away, और आपने उसको खींच कर रखा है towards the center. आपके फिंगर पे फोर्स कैसा एक्ट करेगा? away from the center. You'll feel the force on the finger away from the center, और आपने उसको खींच के रखा है टुवर्ड द सेंटर. और देख लीजिए, द स्ट्रिंग विल एक्सर्ट फोर्स ऑन योर फिंगर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड. पहली बात. एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग? आपने स्ट्रिंग को खींच के रखा है टुवर्ड द सेंटर. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग विल बी सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा. यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन योर फिंगर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग दैट. तो अगर 1 kg का ब्लॉक अगर है तो टेंशन अराउंड द स्ट्रिंग विल बी 1 kg. सेल्फ एडजस्टिंग है. मैंने 2 kg का ब्लॉक अटैच कर लिया तो टेंशन अराउंड द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 2 kg वेट. मैंने यहां पे 3 kg का ब्लॉक अटैच कर दिया तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 3 kg वेट. ये सेल्फ एडजस्टिंग है. लेकिन और एक बात समझ लेंगे कि लेट अस से इट इज गिवन टू यू कि इसका ब्रेकिंग टेंशन, एक चीज को समझ लेंगे, ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू 10 kg वेट. अब ये धागा है, आपने यहां पर क्या अप्लाई किया? 1 kg का ब्लॉक अटैच किया तो टेंशन विल बी 1 kg वेट. 2 kg अटैच किया 2 kg वेट. आप ब्लॉक बढ़ाते जा रहे हैं उसका वजन, टेंशन टी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. इंक्रीज होते जा रहा है. हमने क्या बोला कि ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू 10 kg वेट. का मतलब ये होता है कि 10 kg वेट जब आप अप्लाई करेंगे धागा टूटेगा नहीं. यू विल जस्ट एबल टू विथस्टैंड इट. लेकिन अगर आपने थोड़ा भी इसको एक्सीड किया, अगर आपका फोर्स या वेट को एक्सीड किया 10 kg वेट, थोड़ा भी एक्सीड किया तो इट विल ब्रेक. ध्यान में रखेंगे, अगर आपको दे के रखा है कि ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू 10 kg वेट, इसका मतलब यह होता है कि 10 kg वेट तो टूटने वाला नहीं है. कब टूटेगा? अगर आपने 10 kg वेट को क्रॉस किया थोड़ा भी तो इट विल ब्रेक. उसी प्रकार का मैं प्रॉब्लम भी अभी डील कर लूंगा डायरेक्टली. प्रॉब्लम कैसा दिया है आपने नोट किया होगा कि अगर आप एक पत्थर को वर्क कर रहे हैं, द स्टोन इज टाइड बाय द स्प्रिंग, स्पीड बढ़ाते जाओ तो आपके फिंगर के ऊपर में टेंशन बढ़ते जाएगा, और बहुत स्पीड अगर बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? द स्प्रिंग विल ब्रेक. आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर. बहुत स्पीड बढ़ाते चले गए तो एक पर्टिकुलर स्पीड पर व्हाट विल हैपन? द स्प्रिंग विल ब्रेक डेफिनेटली. तो इसी पे बेस्ड मैं प्रॉब्लम करवा लूंगा अभी.
So टेंशन पे बेस्ड प्रॉब्लम मुझे अगर डील करना है उसको अब नेक्स्ट टेस्ट में डील कर लेंगे। लेकिन और एक बात मैं बताना चाहूंगा अभी यहां पर, दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। गोल घूमने के लिए वी नीड फोर्स अलोंग द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, वी नीड दैट। आपने पत्थर को धागे से बांध के उसको वर्ल किया आपने, तो उसको पकड़ के रखने का काम स्टिंग ने किया है। बट नाउ व्हेन द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, उसको पकड़ के किसने रखा है? पकड़ के किसने रखा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज दैट? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is say this is the sun की पोजीशन, ये है सर्कुलर मोशन अपन ले लेते हैं, तो there is a gravitational force of attraction between the sun and the earth। तो धागे का काम जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है। रिपीट करो, आपने पत्थर को बांध के स्ट्रिंग से उसको गोल कर घुमा रहे, आप उसको पकड़ के रखा है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। उसी तरीके से अगर अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, धागे का काम कौन कर रहा है? धागे का काम कौन कर रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। टू रिमेंबर दिस। और एक बात, एटम्स में वी हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस and negatively charged electrons are revolving around the nucleus. Negatively charged electrons are revolving around the nucleus। तो यहां पर भी धागे का काम कौन कर रहा है? The electrostatic force of attraction between the positive charge and the negative charge। Gravitational forces में positive negative नहीं रहता। This every mass in universe will attract every other mass। The earth is revolving around the sun because of the gravitational force of attraction। Electrons are revolving around the positively charged nucleus because of the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and the negatively charged electrons। So well, मेरे next class में कुछ specific problems में deal कर लूंगा। short examples, unshort example नहीं, लेकिन short examples समझने की कोशिश कर लेंगे आप। Thank you।